हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। एक बार फिर से हम लोग एक साथ आए हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज एक प्यारा सा चैप्टर देखने वाले हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्योंकि ये इतना आसान है और इससे क्वेश्चंस भी काफी इजी आते हैं और इससे मार्क्स चुराना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए बिना लेट किए हुए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का जो नाम है वो आप लोग देख रहे होंगे, प्यारा सा नाम, और ये सुन भी रहे होंगे, डिमांड। क्या सर डिमांड पढ़ना होता है क्या? डिमांड तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि सर कुछ तो होता है डिमांड। चलिए तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे डिमांड क्या होती है, डिमांड कैसे होती है, क्या हम जो मार्केट में जाते हैं और कुछ चीज को चाहते हैं कि हमको खरीदना, क्या उसको डिमांड कहते हैं। ये सारा चीज का आंसर आपको इस टॉपिक में मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिमांड का मीनिंग। क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है डिमांड इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ मार्केट ऑपरेट। तो डिमांड एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, यानी मार्केट कैसे चलती है। अगर ये लाइन इसमें लिखा है तो सोचिए मार्केट में डिमांड का इंपॉर्टेंस कितना होगा। यानी मार्केट बिना डिमांड के चल ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, डिमांड कौन करते हैं? कस्टमर। और अगर कस्टमर मार्केट नहीं जाएंगे तो प्रोड्यूसर सामान किसको बेचेगा भाई, है ना? और अगर कस्टमर ही डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर सामान बेच भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कहता है कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिससे मार्केट कैसे चलती है ये आपको पता चलता है। आइए, कहता है डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग, पहला वर्ड, एंड एबल, दूसरा वर्ड, टू परचेज। डिमांड कहता क्या है? डिमांड का मीनिंग समझिएगा। कहता है सिंपल वे में कि हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में हमको कोई गुड्स पसंद आ जाता है तो सबसे पहले विलिंग, और अगर वो गुड्स पसंद हमको आ गया है तो हम अपने पॉकेट को चेक करते हैं कि क्या भाई मेरे पास कुछ पैसा है उसको खरीदने के लिए, और अगर पैसा है तो ही हम उस चीज को कह सकते हैं कि डिमांड हो रहा है। यानी सर आप इसमें दो बात कहना चाहते हैं? हाँ, दो बात कहना चाहते हैं। पहला बात विलिंगनेस, पहला बात विलिंगनेस, और दूसरा बात एबल, यानी आप सक्षम हो कि आप उसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट लाइन में यही बोलता है इट इंक्लूड both the willingness and ability of the consumer to pay for a product or service। इसमें दोनों चीज आती है, पहला willingness यानी मेरा wants, और दूसरा हमारे पास वो सक्षम होना चाहिए या एबिलिटी होना चाहिए कि हम उसके लिए पेमेंट कर सके। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, लेन देन दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर कुछ चीज हमको खरीदना है तो उसके बदले में हमें उसका क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। तो डिमांड के मीनिंग में दोनों चीज आता है, पहले आता है विलिंगनेस और दूसरा आता है पेमेंट। कहता है दिस मीन्स दैट फॉर इफेक्टिव डिमांड, एक बेहतरीन डिमांड के लिए कंज्यूमर मस्ट वांट टू गुड्स, कंज्यूमर सबसे पहले उस गुड्स को पसंद करेगा, चाहेगा कि नहीं हमको भाई खरीदना है, और उसके बाद उसके पास फाइनेंशियल मीन्स टू बाई इट होना चाहिए, यानी उसके पास वो साधन होना चाहिए, यानी वो उसका पेमेंट कर सके जिस चीज को वो खरीदना चाहता है। तब आप बोल सकते हैं इफेक्टिव डिमांड। यानी सर इफेक्टिव डिमांड होती क्या है? तो थोड़ा सुनिएगा। इफेक्टिव डिमांड में दोनों चीज आता है, पहला विलिंगनेस और दूसरा पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तो ही हम बोल सकते हैं कि डिमांड इफेक्टिव है। सर अगर दोनों में से कोई एक चीज घटा के देखते हैं, सबसे पहले तो हम पेमेंट ही घटा लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को चाहते हैं और उसके बदले में आप पेमेंट ही नहीं कर सकते तो क्या वो डिमांड हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या आप उसको खरीद के मार्केट से ला सकते? नहीं ला सकते। उसी तरह से दूसरा है क्या? विलिंगनेस को हटा दिए और मेरे पास पैसा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज को खरीदने का हमको मन ही नहीं है तो क्या उसके बदले में हम कभी पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। यानी ये दोनों चीज हमारे पास होना चाहिए। तो ये था पूरी कॉन्सेप्ट किस चीज का? डिमांड का। किस चीज का? डिमांड का। अब सर इतने पॉइंट्स क्यों है? 4 पॉइंट्स है। देखिए बाबू, ये 4 पॉइंट्स नहीं है, ये पूरी एक ही कॉन्सेप्ट है।
बट हम इसको पॉइंट्स में इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर होता है उसको पॉइंट काफी पसंद आता है, ठीक है, और वो चाहता है कि बच्चे लोग पॉइंट्स में जवाब दें, क्योंकि पॉइंट्स पढ़ने में इजी होता है। क्या होता है? इजी। और ये आपके नोट्स के लिए भी कामफुल है, हेल्पफुल है, इसलिए इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट में लिखते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं आगे क्या है। डिमांड समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ डिमांड। सर डिमांड का भी कानून होता है क्या? तो हाँ सर, इस धरती पे कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। जैसे आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी रूल्स से चलते हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं हमसे तो आप भी रूल्स से चलते हैं। यानी ये दुनिया को चलाने के लिए रूल्स होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से डिमांड भी मार्केट्स को ऑपरेट करता है, तो डिमांड के लिए भी रूल्स है, जिस रूल्स का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं लॉ ऑफ डिमांड होती क्या है सर, तो सुनिएगा। The law of demand state that other things being equal, as the price of goods and services increase, the quantity demanded usually decrease। समझा रहे, यहीं पे समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए कोई गुड्स है ए, कहता है कि उसका जो प्राइस है वो पहले ₹10 था। कितना था? ₹10। और उसके बाद कुछ मंथ के बाद उसका जो प्राइस हो गया वो बढ़ के ₹20 हो गई। कितना हो गया? ₹20। अब एक कस्टमर है, मान लीजिए हम ही पाठक सर, जब इस गुड्स का प्राइस ₹10 था तो हम 15 यूनिट खरीद पाते थे। कितना यूनिट? 15 यूनिट खरीद पाते थे। लेकिन जैसे ही उस गुड्स का प्राइस बढ़ा, मेरा यूनिट घट के 10 पे आ गया। कितना पे आ गया? 10 पे। सर ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब हुआ क्या रहा है? तो सिंपल सा बात है, कभी भी प्राइस बढ़ेगा, कभी भी प्राइस बढ़ेगा तो जो यूनिट हम लोग खरीद रहे वो हमेशा घटने लगेगा। क्या होने लगेगा? घटने। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि प्राइस से बढ़ने, प्राइस के बढ़ने से किसी पर्टिकुलर गुड्स का डिमांड घट जाना, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और ये लॉ ऑफ डिमांड यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। यानी आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी गुड्स का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो समझिए उसका प्राइस नॉर्मल है या घट रहा होगा, और अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ने लगता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? घट जाता है। और हाँ, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता है, तो उसको हम लोग फर्दर टॉपिक में देखेंगे। पहले लॉ ऑफ डिमांड समझ लीजिए, ठीक है? ये लाइन समझ में आ गया? ठीक है। उसी तरह से व्हेन प्राइस फॉल, अगर प्राइस गिरती है तो डिमांड टेंड्स टू इंक्रीज। जाहिर सी बात है, हम लोग जाते थे तो मार्केट में पूछते थे भैया 1 केजी आलू कितना का है, तो बोलता था भैया ₹20 का है। ठीक है, तो भैया अगर 5 किलो लेंगे तो बोले ठीक है, आप हमें ₹10 कम दीजिएगा। यानी हम क्वांटिटी कब बढ़ाएं? जब उसने ₹10 कम किया। और अगर ₹10 कम नहीं करता तो हम 5 किलो नहीं लेके बल्कि 1 किलो लेकर घर आ जाते हैं। तो आप लोग भी मार्केट जाते होंगे, आप लोग को भी पता है कि ये जो कानून है ये आप लोग हमसे अच्छा जानते होंगे, क्योंकि आप लोग खुद मार्केट जा रहे हैं भाई। कोई भी गुड्स अगर आपको सस्ता मिलता हो तो आप उसको ढेर सारा खरीद के ले आते हैं, लेकिन कोई गुड्स अगर खूब महंगा मिल रहा है तो सोचिए आप एक खरीदने जाते हो वो भी नहीं खरीदते कि चल भाई अगला बार ले लेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। ये सब समझते हैं ना? बस वही चीज है लॉ ऑफ डिमांड। आगे कहता है दिस इनवर्स रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑफ डिमांड एनालिसिस। और ये जो रिलेशनशिप आपने देखा, कैसा रिलेशनशिप है? एमसीक्यू में पूछेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा? इनवर्स। सर किसके किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है? तो कहता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। यानी एक के बढ़ने पर दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा, और अगर दूसरा बढ़ गया है तो पहला वाला ऑटोमेटिक घट जाएगा। आगे It explain why seller might reduce price to attract more customer। ये लाइन कहता है इसलिए एक सेलर ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाएं, तो वो अपने गुड्स का प्राइस को रिड्यूस करके रखता है। क्या करके रखता है? रिड्यूस करके रखता है। और रेज प्राइस व्हेन प्रोडक्ट आर शॉर्ट सप्लाई। और वही सेलर अपने गुड्स का प्राइस कब बढ़ा देगा? जब सप्लाई क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोरोना काल से आप लोग सब कोई वाकिफ होंगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट काफी बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन का डिमांड तो बढ़ा बट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं बढ़ पाया। अब सप्लाई क्या हो गया, शॉर्ट, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। अभी जाइए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में मात्र 100 रुपया लगता है, उसी समय कोरोना काल में जाइएगा तो हमको नहीं लगता है कि वो 1000 रुपया से कम भरता होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये था पूरा पूरी लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग पूरा पूरी अच्छे तरीके से खत्म कर लिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे का टॉपिक, आगे वही चीजें थोड़ा फिगर के माध्यम से हम आपको दिखाए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन प्राइस गोज अप, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, द क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन, यानी एक के बढ़ने से दूसरा ऑटोमेटिक गिर जाता है। उसी तरह से व्हेन प्राइस गोज डाउन, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगती है। तो नोट्स हमेशा याद रखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स। क्या है, इनवर्स है। एमसीक्यू के बेसिस से आपको बता रहे, कोई दिक्कत नहीं।